नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है दिनेश। और दिनेश की तब की ये कहानी है जब उनकी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। साल 2003 का था। तो आखिर दिनेश के साथ में ऐसा क्या हुआ था, आइए पता लगाते हैं उनकी कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम दिनेश है। जब मैं 10 साल का था ना, तब मैं अपनी माँ को खो दिया था। वैसे हम 3 भाई थे। माँ की जब मौत हुई ना, तो मैं लगभग 10 साल का था। मैं तो ऐसा कुछ समझता भी नहीं था उस टाइम में कि मेरे माँ के साथ में ये सब क्या हो रहा है। माँ उल्टियाँ कर रही थी, बड़बड़ा रही थी। ऐसे ऐसे मैंने चीज़ देखे जो मैं बता नहीं सकता। मैं तो समझ नहीं पाया कि आखिर माँ की मौत कैसे हुई। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया और तब मुझे पता चला कि मेरी माँ को किसी चुड़ैल ने, किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। बहुत उनका इलाज हुआ, डॉक्टरी इलाज भी हुआ, वैद्य जी के पास इलाज हुआ और फिर झाड़ फूक भी हुआ, लेकिन माँ बच नहीं सकी। तब से मुझे भूतों के प्रति गुस्सा रहता है। मैं आज भी भूत प्रेत को कोसता रहता हूँ कि अगर तुम भूत प्रेत हो ना तो आओ ना, मेरे साथ भी 2-2 हाथ कर लो। मैं तो अब जवान था और पहलवान सरीखा था। मैं भूतों से बहुत नफरत करता था। उन्हीं भूतों की वजह से, उस चुड़ैलों की वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। लेकिन मैं जैसे तैसे अपना पढ़ा लिखा और इसके बाद उस योग्य बना कि मैं 2 पैसे कमा सकूं। अब भाई भाई किसका होता है। भाई का साहब शादी हो चुका था। पिता जो थे हमारे हमेशा पक्ष में रहते थे। मैं छोटा था और उनका लाडला था। लेकिन जो भाई थे ना, उनके कान भरते रहते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं कोई एक ऐसा बिजनेस करूं जो मैं जानता था, और वो जो भाई थे ना, वैसा बिजनेस अब कराना नहीं चाहते थे। मेरे पापा के कान भरते थे कि सारा पैसा आपका बर्बाद कर देगा, सब लुटवा देगा, पिटवा देगा, आप ऐसा काम गलती मत करना। मेरे पापा समझाते थे कि देख दिनेश, ये जो बिजनेस का तू नाम ले रहा है, ये करेगा कैसे, तू तो जानता नहीं। और तब मैं कहा कि देखो पापा, मेरा जो साथी है ना, दोस्त है, जो मेरे घर में आता जाता रहता है, उसके पापा का बिजनेस है। मैं जब पढ़ाई करता हूँ ना, करने जाता था, और जब मेरे पास में फालतू टाइम होता था तो मैं उनके बिजनेस में इंटरेस्ट लेता था। और वो बड़ा मुझे समझाते थे एक एक पॉइंट को कि देखो बेटा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो पापा मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करो ताकि मैं उस बिजनेस को खड़ा कर सकूं। लेकिन पापा तो तैयार हो जाते थे। लेकिन भाई और मेरी भाभियाँ, शादी हो गई थी दोनों भाइयों की, तो वो रंगा डालती थी। मुझे तो बस लग रहा था कि अब मैं गांव में रह के करूँगा क्या। मैं गांव का अब बिल्कुल रहने चाहता नहीं था। दिल टूट गया था। मेरे पापा भी अब लाचार थे, भाइयों के बस में रहते थे, कर क्या सकते थे। वो कोशिश भी करते तो भाइयों ने मना कर देता था। आखिरकार मैं अपने पापा को समझा दिया कि मैं अब जा रहा हूँ शहर, आप तो मुझे पैसे दोगे नहीं, तो मैं अपना कोई काम धंधा अब नौकरी करने जा रहा हूँ। पापा तो उदास हो गए, मुझे मना करने लगे कि तू मत जा, तुझे क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तेरे साथ में, तुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तू घर पर बैठ, आराम से खा पी, सेहत बना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था कि जो खाने के लिए पैदा होते हैं, आराम करने के लिए पैदा होते हैं। मैं तो, मेरा जो सपना था ना, बहुत बड़ा बड़ा था। मैं उस सपने में हमेशा खोया रहता था कि मैं एक दिन अपना बिजनेस होगा, मेरा खुद का, मेरे पास में हर चीज़ होगा, सुख सुविधा होगा। मैं उन सपनों में जीता था। आखिर पिता को मैं समझा दिया कि आप चिंता मत करो, जहाँ भी रहूँगा मैं खुश रहूँगा, आप मेरी टेंशन मत करना। कुछ पैसे मेरे पापा ने जरूर दिए थे चोरी छुपे, और उन पैसों को लेकर के मैं शहर आ गया था एक जानने वाले दोस्त के पास में। लेकिन दोस्त भी क्या करता, कुछ दिन तक तो मेरे अब सेवा भाव किया, खातिर किया, नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उसके बस की बात नहीं थी। बेचारा खुद फैक्ट्री में एक मामूली सा वर्कर था। मैं तो ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, अब मेरी वो कहाँ नौकरी दिलवा पाता। मैं समझ गया कि इसके पास रहना ठीक नहीं है, ये तो बेचारा खुद गरीबी में जी रहा है। मैं इसके पास रह करके अपना भी और इसका भी समय
नष्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैं सस्ता घर ढूंढने लगा कि कोई अपना घर हो, चाहे छोटा सा ही हो, एक चारपाई आ जाए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी था। आखिरकार मुझे एक घर मिला मजदूर की बस्ती में, जिसमें आधा तो कच्ची कॉलोनी झुग्गी झुग्गी बस्ती थी और कुछ ही घर पक्के थे, जिनमें से एक घर मुझे बहुत सस्ते दाम पर मिल चुका था। बस एक चारपाई अब उसमें आ सकती थी, इतना ही था उसमें। लेकिन मेरे बजट में था तो मैंने ले लिया। मुझे क्या करना, मुझे कौन सी अभी शादी हुई थी कि अपना घर बसाना था। मुझे तो सिर्फ रात काटना था, सोना था, और दिन में मैं नौकरी का तलाश करता था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब मुझे एक फैक्ट्री में क्लर्क का नौकरी मिल गया था। मैं खुश तो नहीं था, लेकिन अब करता क्या, पैसा भी तो कमाना जरूरी था, और तभी तो मैं शहर में टिक पाता। अब मैं सोच रहा था कि अपने ही बलबूते पर सब कुछ करूँगा। लेकिन वहाँ भी मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था। वो भी नौकरी बस 1 महीना मेरे पास में टिकी रही, और इसके बाद वो नौकरी भी छूट गई। मुझे लगा कि मुझे शनि का साढ़े साथी सवार है। मैं अब ये समझने लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं गांव लौट जाऊं, अपना मजाक उड़ाऊं, अपने भाइयों से मजाक उड़वाऊं कि देखो शहर गया था बड़े शान से, कि मैं जब लौटूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा करके लौट के आ गए ना घर पर। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता था और मुझे पसंद भी नहीं था। खैर नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे 2 महीने के खर्चे का इंतजाम तो जरूर हो गया था। और उन दिनों में बेकार रहता था, काम थाम था नहीं, और जो मजदूर की नौकरी मिलती, मुझे तो मजदूर की नौकरी करना ही नहीं था। मैं तो पढ़ा लिखा था, अपने जोग काम जरूर देख रहा था। हाँ, कुछ पैसे कम मिले, लेकिन मेरे लायक मिले। लेकिन उन दिनों लग रहा था कि वाकई में मेरे ऊपर शनि का साया है। जहाँ जाता था वैकेंसी होता था, और जब तक मैं पहुँचता था ना तो नौकरी फुल हो जाती थी। मैं समझ गया कि मेरा भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। मैं अब अभी भी भूत प्रेतों को अकेले में कोसता रहता था, जिन्होंने मेरी माँ को जान लिया था। और मैं जब नौकरी नहीं मिली, मेरे पास में जो भी पैसे बचे थे, वैसे मैं गांव में भी रह कर के नशा पानी किया करता था। मैं आपको बताऊं, कभी कभी हफ्ते में, महीने में, अपने यार दोस्तों के साथ में, तो ऐसा कोई परहेज नहीं था। अब जब मेरा दिमाग खराब रहने लगा ना, तो मैं नशे की तरफ लौटने लगा। मेरी झुग्गी बस्ती में, मजदूर बस्ती में अब ऐसी ही दारू फारू मिला करती थी, सस्ती वाली, तो मैं उनका सेवन करने लगा। जब दारू सेवन करने लगा ना, मुझे बड़ा अपने आप पर गुस्सा आता था। मैं रात को घर में से निकल जाता था, पास का एक बस स्टैंड था, और वहाँ पर जाके बैठ जाता था। अनाप शनाप भूतों से बात करता था कि तुम लोग हो तो मेरे सामने आओ ना, तुम लोगों ने मेरी माँ को खा लिया, अगर तुम्हारे में इतना पावर है, इतने शक्ति है, तो मेरे पास भी आओ, हिम्मत है तो आओ मेरे सामने बैठ के बात करो। ऐसा ही मैं नशे में करता था। ना जाने मेरे पर क्या सवार हो जाता था, गुस्सा ऐसा हो जाता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। और दारू का नशा जो था ना, बहुत जल्दी चढ़ता था और जल्दी भी उतर जाता था, घंटा 2 घंटा में उतर जाता था। मैं दोबारा नशा करता था ना तो और तेज नशा चढ़ता था। अपने आप में मैं रहता नहीं था। मैं उलूल जुलूल, आज सबसे ज़्यादा मुझे भूतों से दुश्मनी थी। इंसान से मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी माँ को मौत देखा था, तड़पते हुए माँ को देखा था। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना, तो मुझे ऐसा भटकना नहीं पड़ता। भाइयों के जो भाभियाँ थी, उनके ताना मुझे सुनना नहीं पड़ता। मेरे पापा मेरी बात को मानते। सब कुछ इन्हीं भूतों की वजह से तो हुआ है। और मैं भूत प्रेत को जब दारू पी लेता था ना, बस स्टैंड पर स्टॉप था, वहाँ पर हमारी मजदूर बस्ती के आगे बस स्टॉप था, और रात के टाइम में वहाँ जा कर के आराम से एक बेंच था, वहाँ बैठ जाता था और वही दारू ले जाता था, आराम से पीता था। नशा चढ़ती मैं उलूल जुलूल भूतों को ललकारता था, चैलेंज करता था कि तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ ना, मेरे साथ कुश्ती लड़ लो, मुझे मार के दिखाओ। ये सब चलता रहा मेरे साथ में। हफ्ता 10 दिन तक मैं ऐसे ही हरकत करता था, और वहाँ पर मेरा कोई जान पहचान वाला था नहीं मजदूर बस्ती में। और मैं ऐसे वक्त में
और घर से निकलता था कि जब पूरी बस्ती नींद में होती थी। सारे लोग मेहनत मजदूरी करने वाले थे और जल्दी खाना खाते थे, जल्दी सो जाते थे। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं थी। मैं देर रात तक जगता रहता था गांव में भी, और जब काफ़ी रात हो जाती थी, आधी रात, तब मुझे नींद आती थी और सुबह 7 बजे तक मैं जग पाता था। ऐसा मेरा रूटीन था और यहाँ भी वैसा ही चल रहा था। एक रात की बात बता रहा हूँ, शायद अमावस की रात थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है। वैसे तो मैं कभी ना तो पूर्णमासी को मानता था, ना अमावस के मानता था, ना कोई दिन, कोई ऐसा तीज त्यौहार को मानता था। मेरे लिए सब दिन बराबर था। मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जब उसी बस स्टॉप पर बैठा हुआ दारू के नशे में मैं भूतों को कोस रहा था, उन चुड़ैलों को कोस रहा था जिन्होंने मेरी माँ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ऐसे ही हुलूल जुलूल बकता रहा। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बेंच पर बैठे बैठे सो गया था। जब मुझे होश आया, आँख खुली, तो जैसे लगा कि मुझे कोई किसी ने जगाया है, मुझे कोई हिलाया डुलाया है, और तब मेरी आँख खुली है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने बगल में एक खूबसूरत महिला को देखता हूँ। मेरी उम्र से थोड़ा बड़ी हो सकती है इतना, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लग रही थी। हाँ, कपड़ा लत्ता भी था, अब पुराने स्टाइल का था। मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं समझा कि शायद यात्री है, अब यहाँ पर कौन आके बैठेगा। यात्री है और साधन की तलाश में आके गई होगी, मुझे क्या करना। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तब वो मुझे आवाज़ देती है, सुनो, तुम मुझे पुकार रहे थे ना, तुम मुझे आवाज़ दे रहे थे ना कि सामने आओ, दो दो हाथ हो जाए। मेरी जब अब ये वो आवाज़ आती है ना, तो मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ उस औरत को जो मेरे बगल में बैठी हुई है, पुराने स्टाइल का कपड़ा पहने हुए, खुले हुए बाल, देखने में सुंदर है, जवान है। ऐसा कोई भूत प्रेत का उसमें लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अभी भी समझ नहीं पाया था, अभी नशे का सुरूर था, और नशा जो था ना हल्का हो चुका था। सर भारी हुआ पड़ा था और मुझे लगा कि अभी मुझे पीना चाहिए। मैं अपने बैग से निकालता हूँ और गटागट पौआ को अब गटक जाता हूँ। तब मुझे थोड़ा पावर आती है, शरीर में जान आता है। तब मैं पूछता हूँ कि हाँ, आप कौन हैं? आपको कैसे पता कि मैं भूत प्रेत को गाली दे रहा था? वो औरत मुस्कुराने लगी और कह रही है कि तुम तो हर रोज बैठ करके मुझे कोसते हो, मुझे गरियाते हो, ना जाने क्या क्या बोलते हो। मैं तो तब से तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ, जब से तुम यहाँ आकर के बैठना शुरू किए हो। मैं कहूँ ना, नशा तो चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं उस औरत को देख करके मन ही मन हंस रहा था। ये क्या कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है? देखने में अब लड़की लग रही है और पुराने स्टाइल का कपड़ा पहन रखी है। भूत प्रेत मैंने जो सुना था ऐसा तो कभी नहीं होता है। उनके तो चेहरा भयानक होता है, हाथ के नाखून लंबे लंबे होते थे। ये भूत प्रेत ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मन ही मन अब उसका जो बोल रही थी मैं सुन करके हंस रहा था कि अपने आप को ये भूत प्रेत साबित करना चाहती है, चुड़ैल साबित करना चाहती है। नहीं नहीं, ये मेरे साथ में मजाक कर रही है, मुझे यही लगा। और तब मैंने उससे बोलने लगा कि आप मुझे अब ये सब क्यों बता रही हो? मैं तो आपको बुलाया नहीं, मैं तो भूत प्रेत को गालियाँ दे रहा था, चुड़ैल को गालियाँ दे रहा था, जो मेरे साथ में बहुत कुछ बुरा किया है, मेरी माँ को खा गया। मैं अब दर दर के लिए भटक रहा हूँ। मैं उन लोगों को कोस रहा हूँ जिन्होंने मेरी माँ को तकलीफ दिया है। आप कहाँ से भूत प्रेत हो गई? औरत मुस्कुराती है और कहती है कि मैं भी तो एक भूती हूँ, एक प्रेतात्मा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारी बात को सुन रही हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि जो मेरे बगल में औरत बैठी हुई है अपने आप को अब वो प्रेतात्मा साबित करना चाहती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लक्षण थे ही नहीं जो मैं मान सकूं। तब मैं कहने लगा, अरे छोड़ो ना, आप अपना काम करो ना। आप कहाँ से प्रेतात्मा, आप कहाँ से चुड़ैल हो सकती हो? आप तो दिखने में इंसान लग रही हो और अपने आप को क्यों भूत प्रेत साबित करना चाहती हो? जाओ जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अभी सोना है। आप भी जाओ, आप अपना जा कर के आराम करो।
लेकिन औरत वहाँ से हटी नहीं। हाँ, मैं तो बस उससे किनारा करना चाहता था। मैं अपनी आंखें बंद कर लिया। मैं उसकी बात को सुनना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि मेरी बकबक सुन कर के ये पास की मजदूर बस्ती की होगी और आ गई होगी। मेरे साथ में कोई खेल खेलना चाहती है, लेकिन मैं उसके खेल में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं जानता था कि ये भूत प्रेत तो है नहीं, भूत प्रेत वाला इसमें कोई लक्षण नहीं है। मैं जवान था, सुंदर भी था। कई औरतें, कई लड़कियां मुझ पर अब मरती भी थी। मुझे लगा कि ये मेरा रूप, मेरा शरीर का कद काठी देख करके ये औरत झुग्गी बस्ती से आ गई है। मैं इसकी चाहत को समझ रहा था कि मेरे पास ये क्यों आई हुई है। अब मैं उससे बिल्कुल बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। मैं चाहता था कि कब ये मेरे पास से हट जाए। अब मैं थोड़ी देर आराम करूं, अब फिर इसके बाद अपने झुग्गी वाले बस्ती में चला जाऊंगा, अपने कमरे में आराम करने लगूंगा। लेकिन वो हिल नहीं रही थी, अब तो कुछ बोल नहीं रही थी, और मैं अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। फिर मेरे बाहों को पकड़ करके और कहने लगी, तुम सो गए? उठो उठो, तुमसे बात करना है। मैं आंखें खोल देता हूँ और फिर उसके आगे हाथ जोड़ देता हूँ कि देखिए मैडम जी, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपने घर जाइए, आपके परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। इतनी रात में बाहर घूमना आपके लिए ठीक नहीं है। चलो, मैं तो शरीफ बंदा हूँ, लेकिन हर कोई शरीफ तो नहीं होता ना। आप मेरी मतलब समझ रही हैं ना? तब वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि हाँ, तुम शरीफ हो, तभी तो तुम्हारे पास में आई हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं कहने लगा, मैं बात के मूड में नहीं हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तब वो कहने लगी, सोने का जगह थोड़ी है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं कहने लगा कि मैडम, मेरा घर तो मजदूर बस्ती में है, लेकिन मैं यहाँ पर आ करके अपना गम हल्का करता हूँ। तब वो कहने लगे कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। ये जो जगह है ना, रात में तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। ये जो जगह है ना, बहुत भयानक है। मैं हंस पड़ा। मैं कहने लगा, मैडम जी, क्यों क्यों मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। आपको तो पता ही है, जब आप मेरी बात को सुना है, मेरी बड़बड़ाहट को सुना है, मेरे गुस्से को सुना है, तो आप तो समझ ही गई होगी। मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं। मैं तो उनको ललकारता हूँ कि कोई हो तो मेरे सामने में आओ। और आप कह रही हो कि यही जगह खतरनाक है? मैं तो यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठा दारू पीता हूँ, आराम करता हूँ। मुझे तो आज तक कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया है। सब मुझसे डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। मेरे सामने में कोई नहीं आता है। मैं अपनी बात कह करके अब अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। तब औरत कहती है कि मैं जानती हूँ, जो तुम अपनी माँ की बात कर रहे हो ना, मैं दुख तुम्हारी समझती हूँ। ज़रूर तुम्हारी माँ के साथ में किसी चुड़ैल ने ऐसा किया होगा, लेकिन हर आत्मा, हर चुड़ैल ऐसी नहीं होती। तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं अब आंखें खोलता हूँ, अब फिर उससे पूछता हूँ कि आपका मतलब क्या है? क्या आप चुड़ैल को पछदर हैं? चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, चाहे कैसी भी हो, वो तो हर किसी को दुख देती है। तब वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हर चुड़ैल, हर भूत प्रेत ऐसा नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि हाँ, कुछ ऐसी चुड़ैल होती हैं जो लोगों को तकलीफ देती हैं, उनको मौत के मुंह में पहुंचा देती हैं, लेकिन अब सबकी बात कहोगे ना तो ये ठीक नहीं है। मैं भी हूँ, अपने आप को बोल रही थी कि मैं भी हूँ। मैंने आपको कभी तक कोई तकलीफ दिया नहीं ना? मैं ऐसा नहीं हूँ। बार बार अपने को चुड़ैल घोषित कर रही थी, प्रेतात्मा बता रही थी कि मैं प्रेतात्मा हूँ। मैं भी चाहती थी, मैं भी तुम्हें तकलीफ दे सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं दिया ना, मैं नहीं दे सकती। तो मुझे समझा रही थी कि हर प्रेतात्मा, हर चुड़ैल जो होती है, आत्मा होती है, लोगों को तकलीफ नहीं देती है। उनमें से कुछ होती हैं, जैसा उस लड़की कहना था कि हर कोई तो नहीं होता। लेकिन मैं उसको अभी भी भूत प्रेत या प्रेतात्मा मानने से मैं मना कर रहा था कि नहीं नहीं, आप अपने आप को क्यों अब घोषित कर रही हो? आपको इसमें क्या फ़ायदा है? तब कहने लगी कि देखो, मेरा नाम पूछती है, मैं अपना नाम बताता हूँ कि चलो मैं अपना नाम बता दूँ, नाम क्या रखा है।
अब मैं तब तक समझ रहा था कि ये जो लड़की है ना, झुग्गी बस्ती की है, ये मुझे देखती होगी हर रोज़। अब शायद ये मुझसे प्रेम करने लगी है, अब मुझे पाना चाहती है। अब मैं उससे किनारा करना चाहता था, लेकिन वो मुझे साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो बिल्कुल बेंच से हट नहीं रही थी जहाँ मैं बैठा हुआ था, और मैं उसको अब भगाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से हमारे पास से निकल जाए। लेकिन वो भी ठान लिया था कि नहीं, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। और तब वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे माँ के साथ गलत हुआ है, मुझे भी उस बात का दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी दुख दर्द को समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम गांव से आए हो शहर में नौकरी की तलाश में, लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कोई भूत प्रेत का कोई काम नहीं है, और तुम्हारा जो नसीब है साथ नहीं दे रहा है। अगर तुम्हारा नसीब साथ देता तो तुम गांव छोड़ करके अब इस शहर में क्यों आते? जो तुम बता रहे हो कि हमारे परिवार में सब कुछ सही है, सब कुछ है, मैं तो तुम्हारी बात को सब समझती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारी बात को सुन रही हूँ, और तब मुझसे रहा नहीं गया, तब तुम्हारे पास में आई हूँ। तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ। तो बोलो, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? मैं अभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। चुड़ैल कहाँ से हो सकती भाई? जैसे मैं चुड़ैल के बारे में सोचा था, वो तो बिल्कुल नहीं थी। इंसान की तरह बिल्कुल दिख रही थी, सुंदर लड़की की तरह। हाँ, मेरे से थोड़ा उम्र उसका ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था। जवान थी, खूबसूरत थी, मुझे पसंद भी थी, लेकिन मैं इन लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि मैं शहर में आया हूँ नौकरी के लिए। अगर मैं प्यार के लफड़े में पढ़ूंगा तो मेरे सपनों का क्या होगा? मैं जो सपना देख कर गाँव से आया हूँ, उन सपनों का क्या होगा? मैं कैसे सपनों को पाऊँगा? मुझे तो धन कमाना है, नौकरी करनी है, पैसा जोड़ना है, और फिर मुझे उस बिजनेस को करना है। अगर मैं प्यार के लफड़े में पड़ूंगा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और तभी मैं डर रहा था। लेकिन लड़की जो थी ना, साथ छोड़ने को तैयारी नहीं थी। वो कहने लगी, मुझसे दोस्ती करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा कि नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा हूँ ही नहीं जैसा आप समझ रही हो। और तब वो कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे दुख तकलीफ़ को समझती हूँ, और मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें उस दुख से निकालना चाहती हूँ, जिस दुख से तुम अपने गांव छोड़ करके अब यहाँ पर आए हो। जब मैं उसकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं चौंक जाता हूँ। ये क्या कह रही है? मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, तो क्या ये मेरी मदद करेगी, पैसा देगी, मेरे बिजनेस खड़ा कराएगी? मैं हंसने लगा मन ही मन। अब मुझसे रहा नहीं गया, और तब मैं बोल पड़ा कि मैडम, अगर आप मुझे समझ रही हो, मेरे मन की बात समझ रही हो, आप इतना दिन से मुझे वॉच कर रही हो, तो ये भी आप समझ गई हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अपने गांव छोड़कर शहर में आया हूँ। और तब कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ, और तभी तो तुम्हारे पास में आई हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। मैं अवाक रह गया था। मैं उस लड़की की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। नशा मेरा उतर रहा था। फिर मैं अपने थैले से अब वही पोहा निकालता हूँ, और तब मुझे रोक देती कि नहीं नहीं नहीं, अब तुमने बहुत पी लिया है, अब 2 मिनट बैठते हैं, शांति से बात करते हैं। और ये जो पी रहे हो ना, अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सही कहूँ ना, उस लड़की के उस टाइम रोकना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरी आज़ादी में दखल दे रही है। अभी तो दोस्ती मेरी हुई नहीं, और अभी से अपना हक जताने लगी। मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं उसकी बात को नहीं माना। नहीं नहीं, मेरे निजी मामले में आप दखल मत दीजिए, मुझे जो करना है मैं करके रहता हूँ। और फिर मैं पौवा को गटक लेता हूँ, कुछ देर तक आंखें बंद करके उस नशा का आनंद लेता हूँ, और फिर जैसे मैं सपने की दुनिया में खो जाता हूँ। नशा चढ़ गया था और मैं नींद में आ चुका था। जब मैं जागता हूँ ना, तब तक सुबह हो चुकी होती है, और मैं बगल में देखता हूँ तो लड़की गायब है। मुझे लगा कि मेरे साथ में ये सब मजाक चल रहा था। झुग्गी बस्ती की लड़की थी, और आ करके मुझ पर लाइन मार रही थी। चलो अच्छा हुआ वो चली गई। अब मैं अपने झुग्गी बस्ती में आ जाता हूँ, अपने घर में आ जाता हूँ, अब आराम करता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद नहा धो करके और फ्रेश होकर के अब मैं नौकरी की तलाश में निकल जाता हूँ। पूरा दिन धक्के खा लेता हूँ। जैसा मैं नौकरी पाना चाहता हूँ,
मुझे कम पैसा मिले लेकिन इज्जत वाला काम मिले, जैसा मैं पढ़ा लिखा था उस काबिल मिले। लेकिन जो भी नौकरी मिल रहा था, मेहनत मजदूरी जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। आखिरकार वो दिन भी पूरा का पूरा मेरा बेकार निकल चुका था। मैं अपने घर लौटता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ, और फिर जब रात होती है तब मैं जो भी पैसा अभी मेरे पास में बचा हुआ था, अब बहुत कम ही बचा हुआ था, और फिर नशे की तलब अब जाग जाती है। मैं उसी बस अड्डे पर पहुंच जाता हूं, जहाँ पर, और वहाँ पर पूरे सामान के साथ में कुछ अपने लिए भोजन और दारू का पौवा अपने बैग में भर करके और वहाँ आके आराम करने लगता हूँ। एक पौवा पी करके मैं सो जाता हूँ। फिर नशा जब चलता है फिर वही भूत प्रेतों को कोसना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ही मेरे साथ में होता था। ना जाने क्यों मुझे भूत प्रेतों पर इतना गुस्सा आता था। शायद वो माँ की वजह से, जो मैंने माँ को देखा था तड़प तड़प कर उनको मरते हुए, और तभी मेरे मन में वो अभी तक वो दर्द छिपा हुआ था। और जब दारू पीता था ना, वो दर्द मेरा उभर आता था। फिर मैं अपने आप ही में नहीं रहता था। उन भूत प्रेतों को, उन चुड़ैलों को मैं कोसता रहता था। उस रात भी यही किया था। 2 पौवा पीने के बाद में मैं नींद में आ चुका था, और तभी वैसा ही हुआ जैसे किसी ने मेरे को जगाया हो। मेरे हाथ पर झंझोड़ा है अपने हाथ रख करके, और मैं जाग जाता हूँ। देखता हूँ कि वही लड़की उसी ड्रेस में जो कल पहनी हुई थी, वैसे ही बाल खुला हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, अब मेरी तरफ देख रही है। मैं बोला, अरे फिर आप आ गई? आपके घर वाले इजाज़त देते हैं कि रात में आप कहीं भी जा सकती हैं? तब वो हंसने लगी, लेकिन हंसी उसकी खोखली थी। मैं ये देख लिया था। मैं कहने लगा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तब वो कहने लगी कि मेरा परिवार कहाँ है? अगर मेरा परिवार होता तो मैं अपने परिवार में रहती ना। मैं तो एक प्रेत आत्मा हूँ। फिर जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहता हूँ कि मैडम, क्यों अपने आप को प्रेत आत्मा घोषित कर रही हो? आप कहाँ से लग रही हो कि आप प्रेत आत्मा हो? देखो आपके हाथ पैर कितने सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है, आंखें कितनी अच्छी बड़ी बड़ी सी हैं, बाल देखो कितना सुनहरा रंग का है। तो आप कहाँ से चुड़ैल लगती हो? कहाँ से प्रेत आत्मा लगती हो? मुझे तो नहीं लगती है। उस टाइम मैं उस लड़की को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उससे बातचीत भी करना चाह रहा था। अकेला था, अकेलापन अब काटे जा रहा था। दारू का नशा था, और ना जाने क्यों मैं उससे बातें करते हुए टाइम बिताना चाहता था। और तब वो लड़की कहती है कि देखो, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुमने कल्पना किया है। मैं तुम्हें कल ही बताई थी ना कि हर जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो ऐसा नहीं होती। कुछ होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ को समझती हूँ, और तुम अब मेरी बात को समझते नहीं हो। और तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो, तो आप मेरी भला कर सकती हो। वो कहने लगी, तभी तुम तुम्हारे पास में आई हूँ। जब तुम मुझसे दोस्ती करोगे, हाँ बोलोगे, तुम मेरी बात को मानोगे, और तब मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी तुम्हारे पास में आई हूँ। मैं जब ये बात सुनता हूँ ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता है। ये सुंदर सी लड़की थोड़ा मेरे से उम्र से ज़्यादा बड़ी थी देखने में, लेकिन अपने आप को प्रेतात्मा घोषित कर रही थी, और वो मेरा मदद करना चाहती थी। जिसका सपना लेकर के मैं गांव से लौटा हुआ था, शहर में झुग्गी बस्ती में रहता था, गरीबी में अपना जीवन चल रहा था, पूरा मैं नशेड़ी बन चुका था शहर आकर के, और ये मेरा मदद करना चाहती थी। तब मैं बोला कि ठीक है, आप मेरी मदद कीजिए, तब तो मैं जानूं कि आप कोई प्रेतात्मा है, आप में पावर है, आप में शक्ति है। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले मेरे साथ दोस्ती करो, मेरी बात को मानना पड़ेगा, मेरी शर्त को मानना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हें जो चाहोगे, जो तुमने सपना देखा है, वो मैं पूरा कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल दंग रह गया कि ये तो बिल्कुल तैयार बैठी है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं पूछा। तब कहती है कि वचन देना पड़ेगा, जो मैं कहूँगी और उस वचन को तुम्हें निभाना पड़ेगा। अगर तुम वचन को मान लेते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो और जो तुम्हारी अब सपनों में है,
बारे में सोच करके तुम शहर आए हो। मैं इतना तो जरूर कर सकती हूँ। मैं तो बिल्कुल हैरान था कि मैं तो अमीर बन जाऊंगा झटके में। शायद वो मेरे मन की बात पड़ गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें नोटों का बंडल दे दूंगी और तुम रातों रात अमीर हो जाओगे, ये भी नहीं होगा। मैं तुम्हें धन का रास्ता बताऊंगी, धन पाने का तरीका बताऊंगी, धन कहाँ मिलेगा वो जगह भी बताऊंगी। लेकिन ये एक साथ में नहीं होगा, ये किस्तों में चलता रहेगा। हाँ, एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा लोगे। अगर मेरे साथ में दोस्ती करते हो तो, अगर तुम मेरी शर्तों को मानते हो तो। मैं सोचने लगा कि इसमें बुराई क्या है, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। जो कुछ करेगी लड़की करेगी, मुझे क्या करना है। लेकिन वो बार बार शर्त का जिक्र कर रही थी। तब मैं बोला कि शर्त क्या है, किस शर्त में आप ये सब करेंगी। तब कहने लगी कि शर्त शायद तुम मन ही मन समझ गए होगे। मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, कुछ एक रात, महीने में कुछ रात में मुझे भी देना पड़ेगा। एक बड़ा शर्त है कि तुम शादी नहीं कर सकोगे। वाकई में मैं शादी करना तो चाहता भी नहीं था, और मैं उस लड़की को अब थोड़ा पसंद करने भी लगा था। मुझे लगा कि ये कोई बड़ी शर्त नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं कहने लगा कि अगर मैं मान लो मैं आपसे वचन दे देता हूँ, शर्त को मान लेता हूँ, अगर मैं वचन तोड़ देता हूँ, आपकी शर्त को अब झूठा करार दे सकता हूँ, शर्त को तोड़ सकता हूँ, तब क्या करोगी आप। मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि आज तक कोई मेरे शर्त को, वचन को तोड़ नहीं पाया। तुम्हारी क्या भी साथ है, तुम बिल्कुल जो मैं कहूँगी और तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरी शर्त को तोड़ नहीं पाओगे। मैं हंसने लगा। मैं हंसते हंसते कहने लगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं किसी का आज तक बंधन में नहीं रहा, तो आपके बंधन में क्या रहूँगा। आप मुझे रोक नहीं पाओगे। तब वो कहने लगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसकी बात को मानता है। मैं तो तुम्हें सुधार के रहूँगी। जो तुम्हारी दारू का नशा है मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी, अगर तुम मेरे साथ में मेरी बात को मानते हो, शर्त को मानते हो। मैं कहने लगा कि चलो मान लिया, ये शर्त मैं मान लिया। अगर मेरे परिवार वाले मुझसे अगर मेरी शादी कराना चाहते हैं, तब आप कैसे जानोगे। मैं ये शहर छोड़कर गांव चला जाऊंगा, तब आप क्या गांव पहुंच जाओगे। तब वो कहने लगी कि मेरे लिए कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, मैं तो बस आंखें बंद करूंगी और जहां मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे घर पहुंच सकती हूँ, तुम्हारे गांव पहुंच सकती हूँ, और मैं तुम्हारी शादी भी तोड़वा सकती हूँ। मैं ऐसे ही हूँ। मुझे तो लगा कि ये मजाक कर रही है। मैं कहा कि मैं ठीक है, अरे ऐसा कौन सा है जो आज तक किसी को बांध कर रखा है। मैं तो आज तक किसी का बंधन में रहा नहीं, तो ये मुझे क्या बांध कर रखेगी। चलो शर्त मान लेते हैं। शर्त मैं मान लिया था। जैसे ही शर्त मैं मानता हूँ, लड़की खुश हो जाती है। कहती है चलो, जब शर्त तुमने मान ही लिया तो मेरे कमरे में चलती है। उसी जुग्गी में बस्ती पहुँचती है जिसमें मेरा घर है। लेकिन मेरा घर थोड़ा अंदर में था और इसका रोड के किनारे पर था। एक घर में जाती है। अब बाहर से देखने में तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, लेकिन जब अंदर पहुँचती है ना तो आंखें चुंधिया जाती है। जो एक कोठी में होना चाहिए सामान, वो ऐसा ही सामान इस झोपड़ी में रखा हुआ है। सब कुछ चमकता हुआ जैसे अभी अभी खरीदा गया हो, ब्रांड न्यू हो, अभी उसका उपयोग हुआ ही नहीं हो। पलंग भी वैसा चमकता हुआ, मोटे मोटे उसमें गद्दे लगे हुए, चादर भी बेशकीमती, और वहाँ पर जो कुछ भी खाने पीने का सामान था सब भी महंगा मुझे दिखाई दे रहा था कि सब एकदम चमकता हुआ सब चीज़ जो भी है। मैं जब उस घर में पहुँचता हूँ ना तो मैं देखकर अवाक हो जाता हूँ कि ये तो घर बाहर से देखने में अब बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन अंदर आने में तो महल का आभास हो रहा है। और तब कहने लगी तुमने अभी देखा क्या है, अभी तो आगे आगे चल के देखो। वो पहली रात थी, उस घर में मेरी पहली रात थी, और पहली रात मैं और वो एक पति पत्नी की तरह बिताए थे। अब मैं उस लड़की को प्रेम भी करने लगा था। मुझे लगा कि सब ड्रामा है, लड़की मुझे पाना चाहती थी और मैं भी अब उसे थोड़ा आकर्षित हो गया था। मुझे नहीं लगा कि ये सब जो हमने वचन दिया है, शर्तें रखी है, ये कभी पूरा हो पाएगा।
लेकिन जब सुबह होता है, जब मेरी नींद खुलती है, तो वही लड़की मुझे उठा रही थी कि तुम जाओगे नहीं, तुम निकलो यहाँ से। मैं जब तुम्हें उस जगह पर बुलाऊंगी और तब तुम वहाँ पर, हम घर में आएंगे। इस घर में आने की तुम कोशिश मत करना, नहीं तो यहाँ मैं मिलूंगी नहीं। यहाँ पर और आत्माएं मिल जाएगी आज जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। तुम मेरी बात को गांठ मान लेना, भूल करके भी दिन में भी यहाँ मत आना और रात को भी बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हें बस स्टॉप पर ना मिलूँ और मैं तुम्हें लेकर ना आऊँ। ये गलती तुम कभी मत करना। मुझे लगा कि मुझे डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन में ज़रूर आऊँगा या रात में आऊँगा, जब भी मेरे पास मौका मिलेगा। मैं जानना चाहता था कि एक मामूली सी लड़की अब इतना काबिल कैसे होगी। उसके घर में महंगे महंगे सब कुछ सामान जो एक कोठी में होना चाहिए, ये सब सामान रखा हुआ है। मैं अभी भी उस लड़की को ये नहीं समझ रहा था कि कोई प्रेत आत्मा, कोई आत्मा या कोई दुष्ट आत्मा हो। मैं बिल्कुल नहीं जान रहा था। मैं तो जानता था कि बस एक साधारण सी लड़की है और अब अपने परिवार से अलग है, अकेले रहती है, अब मेरा साथ पाना चाहती थी और वो मुझे पा भी चुकी थी। और इसके बाद उसने जो बोला ना, मैं उसे डरा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं 2-3 दिन तक दूसरे शहर में पहुंच गया था इंटरव्यू देने के लिए। एक अच्छी नौकरी मुझे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ भी जाकर के मुझे निराशा हाथ लगा। सही में मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा था। और फिर मैं लौट आता हूँ। लौट आने के बाद अब मैं अपना उसी झुग्गी बस्ती में दिन में आराम करता हूँ, शाम को फिर दारू की बोतल, कुछ खाने पीने के सामान लेकर के और उसी बस स्टॉप पर आ जाता हूँ। वहाँ खुली हवा चलती थी और झुग्गी में मुझे घुटन सी महसूस होती थी। एक तो इतना घना आबादी, घुटन हवा तो जैसे मिलता नहीं था। ना जाने कैसे लोग, गरीब लोग रहते थे वहाँ पर। और बिजली का तो कहना ही नहीं था, कभी आती थी कभी चली जाती थी। तो मुझे उस बस स्टॉप पर बड़ा आनंद आता था। बस स्टॉप पर जाकर के मैं खुली हवा में सांस लेता था और फिर रोज़ की तरह मैं अपने काम में नशा पानी में लग चुका था। लेकिन जब सारी रात मैं वहाँ पर गुजार देता हूँ और वो लड़की जब नहीं आती है, तो मुझे लगा कि ये अब प्रेतात्मा होती तो ज़रूर आती। नहीं, ये मजाकिया है और लड़की हाड़ मांस की बनी हुई है, अब एक आम लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोचना बिल्कुल सही है। जब वो लड़की नहीं आती ना, मैं सुबह के टाइम उसकी झोपड़ी में पहुंच जाता हूँ। झोपड़ी बंद पड़ा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है। मैं दरवाज़ा पीटता हूँ। सुबह की टाइम है, सुबह के 5-5:30 बजे का टाइम था। मैं दरवाज़ा पीटता हूँ, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता, जैसे घर के अंदर में कोई हो। ना दरवाज़ा खुलता है। मैं काफ़ी देर से दरवाज़ा पीट देता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब मुझे लगा कि शायद लड़की सो रही होगी, चलो अभी ठीक नहीं है, मैं अपने घर लौट आता हूँ। रात होती है, फिर मैं अपने नशा पानी में लग जाता हूँ। लेकिन लड़की जो थी ना, आज भी मुझे मिली नहीं। आखिरकार मुझे लगा कि अरे घर तो पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, चल के देखते हैं कि कर क्या रही है। आज क्यों नहीं आई, कल भी नहीं आई, आज चल के देखना चाहिए कि तबीयत वगैरह सही है ना उसका। मैं पहुंच जाता हूँ। आधी रात की बात थी। अंदर में पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, जो कि बस्ती के लोग सोए हुए हैं। मैं दरवाजे के पास जाता हूँ और लड़की जो नाम बताई थी उसका नाम लेकर धीरे धीरे पुकारता हूँ कि आसपास के लोग कोई जाग ना पाए। और मैं जब आवाज़ धीरे धीरे लगाता हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर में कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो थोड़ा बहुत प्रकाश भी नज़र आता। बिल्कुल अंधेरा था। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद था। फिर मैं निराश होकर के उसी बस स्टॉप पर लौट आता हूँ। अपने फिर काम में लग जाता हूँ। पौवा मार के आंखें बंद करके और सो जाता हूँ। कुछ ही देर होता है और तब वो लड़की फिर आ जाती है, मेरे बाँह पकड़ के हिलाती है, उठो उठो, मेरा नाम लेके, दिनेश उठो उठो। मैं उठ जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ कि वही कंडीशन, वही कपड़े लत्ते, वही वेशभूषा, सब कुछ वैसे ही मेरे बगल में बैठी हुई है। गुस्सा थी, नाराज थी। मैं उसकी पहली बार डरावनी आंखें दिखी थी, जैसे आंखों से कोई लाल सी रोशनी निकल रही हो। मैं देख करके वाकई में हैरान था कि कल तक इसकी आंखें कितनी सुंदर थी और आज इसकी आंखों का क्या हो गया है।
वो मुझ पर बहुत नाराज़ थी और बार बार मुझसे कह रही थी तुम मेरे घर में जाने की कोशिश क्यों की। मैंने तुमको मना किया था ना कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरे घर में मत आना, लेकिन तुम सुबह में भी गए थे और रात में भी गए थे। शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा सही सलामत खड़े हो। अगर वो दरवाज़ा खुल जाता और तुम अंदर पहुंच जाते ना, तुम जिंदा नहीं निकल सकते थे। वाकई में वो डराने वाला पल था। अब मैं जब उसकी आंखें देखता हूँ ना, अब मैं एकदम खौफ में भर जाता हूँ। ऐसा कोई तरकीब नहीं था जिसे आंखें अब लाल लाल नजर आए, चमकती हुई आंखें। ऐसा हो नहीं सकता, आम इंसान कभी ऐसा कर नहीं सकता। पहली बार मैं उससे डरा था। मुझे लगा कि हाँ, ये जरूर कोई प्रेत आत्मा ही है, जैसे अपने आप को घोषित कर रही है। मैं वाकई खौफ में भर गया था और तब मैं उसे डरने लगा और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। आप तो बिल्कुल प्रेतात्मा की तरह लग रही हो, बिल्कुल आंखें आपकी चमक रही है, लाल लाल नजर आ रही है। तो क्या वाकई में आप प्रेतात्मा हो? आप कैसे बन गई प्रेतात्मा? लड़की अभी भी गुस्से में थी, मेरी बात को कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब मेरा नाम ले करी थी कि दिनेश, जितना जल्दी हो सके इस शहर के छोड़ करके आज तुम गांव पहुंच जाओ। तुम अपने गांव में रहो और गांव में जा करके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जो तुमसे वादा किया है उस वादा को निभाऊंगी। लेकिन तुम शर्त बिल्कुल मत तोड़ना। अगर तुम शर्त तोड़ोगे ना तो तुम नुकसान में चले जाओगे। मैं उसकी बात को आज समझता हूँ। मैं बिल्कुल जब उसका चेहरा मोहरा देखता हूँ, उसकी आंखें देखता हूँ, और तब मैं समझ जाता हूँ कि ये इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे किसी इंसान की आंखें नहीं हो सकती। और मैं खौफ में भर जाता हूँ। मैं उसकी बात को मानता हूँ कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं हैं। मैं कैसे जाऊँगा? दूर का सफ़र है, सारा पैसे मैं खर्च कर चुका हूँ। और तब कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इतना पैसे का इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगी कि तुम अपने गांव तक सही सलामत पहुंच जाओ और वहां पर मेरा इंतज़ार करना। मैं जल्द तुमसे मिलूंगी और कुछ धन का व्यवस्था करके मैं लौटूंगी। इसके बाद मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाती है और कहती है तुम अपने झुग्गी में जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जो तुम मेरे घर में गए थे ना, उस टाइम में अगर मैं सही मौके पर नहीं पहुँचती तो वो दरवाज़ा खुल जाता, और वो दरवाज़ा खुलने का मतलब कि तुम्हारे लिए मौत का दरवाज़ा था। तुम अंदर तो जाते, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकते। मैं उस घर में अकेले नहीं रहती, मेरे साथ में बहुत सारी प्रेतात्माएं रहती हैं। और शुक्र मनाओ कि मैं बाहर से उस टाइम में आ गई थी। अब मैं उस दरवाज़ा को अंदर से रोक के रखी रही कि कोई उस दरवाजे को खोल ना पाए। सब जितनी प्रेत आत्माएं थी उस दरवाजे को खोलना चाहती थी, और तब मैं उनसे लड़ाई किया, झगड़ा किया कि नहीं, वो मेरा दोस्त है। लेकिन भूत प्रेत आत्माओं का कोई दोस्त नहीं होता है। मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, उनकी नज़र में तुम एक शिकार थे और वो शिकार को पाना चाहती थी। अब देरी मत करो, तुम अपने झुग्गी में पहुँचो और सुबह में तुम्हें सारा इंतजाम तुम्हें मिल जाएगा। सही कहूँ ना कि मैं खौफ में आ चुका था। मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ, अब उस मकान में पहुँचता हूँ, लेकिन सो नहीं पाता हूँ। सोता हूँ कब? जब सुबह हो जाता है। डर इतना मुझे लग रहा था, मुझे लगा कि मैंने प्रेत आत्माओं से पंगा ले लिया है, अब मुझे ये छोड़ेंगे नहीं। जैसे मेरे माँ के साथ में हालात हुआ था, कहीं मेरे साथ में ना हो जाए। मैं खौफ में पड़ जाता हूँ। नींद लग जाती है, और जब मेरी नींद टूटती है ना, तो मेरे बिस्तर में कुछ रुपए रखे हुए थे। मैं समझ जाता हूँ कि उस रुपए को प्रेत आत्मा ने अब कैसे भी पहुँचाया होगा। मुझे अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मकान मालिक को जाकर किराया देता हूँ उन्हीं रुपयों में से, और बाकी रुपए लेकर के अपने शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। मैं अपने गांव पहुँचता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मेरे भाई अब मेरे प्रति क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, भाभियाँ क्या बोल रही हैं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं था। बस मुझे परवाह था कि मैं सही सलामत गांव में आ चुका हूँ। मैं ये बातें अपने ना पिता को बताता हूँ। अब भाई भाभी से तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं। पिता मेरी जब दुर्दशा देखते हैं, अब गंदे कपड़े, मेरे शरीर दुबला हो चुका है, तब पिता कहते कि बेटा, मैं तुझे बोला था ना कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू खाम खा गया।
मैं अपने पिता को कोई जवाब नहीं देता हूँ, आराम से अपने घर में रहने लगता हूँ। 15 दिन के बाद मैं जिस कमरे में सोता था, और वो प्रेतात्मा लड़की आती है और कहती है कि मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें धन का प्रबंध करा रही हूँ। मैं उसके साथ में चल देता हूँ, विश्वास तो करना पड़ता है, अब मैं चल देता हूँ। मुझे वो मेरे गांव से दूर लेके जाती है। एक घना अब बगीचा था, और उस बगीचे के अंदर में एक पेड़ के पास मुझे कहती है कि देखो यहाँ थोड़ा सा गड्ढा करो और फिर तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। मैं वही करता हूँ। अब लकड़ी से मैं उस जगह खुदाई करता हूँ। कुछ खुदाई करने के बाद में कपड़े में लपेटा हुआ मुझे कुछ मिलता है, और जब वो मैं खोलता हूँ तो प्योर सोना होता है, सोने का जेवर होता है। लड़की कहती है इससे तुम्हारा आधा काम तो हो जाएगा, और आधा काम मैं जल्द कराऊंगी। जैसे उसने वादा किया था ना, किस्तों में, और वही किस्तों में मेरे साथ में सब कुछ कर दिया। इसके बाद मैं जो सपना संजोया हुआ था उस काम का करने का, और वो मैं काम में स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे भाई, मेरे भाभियाँ, मेरे गांव के लोग देखते रह जाते हैं कि आखिर ये गांव से लौटा था, शहर से लौटा था तो बिल्कुल फक्कड़ की तरह था, बिल्कुल परेशानी हालत में था। आखिर इतने धन दौलत इसको कहाँ से मिल गया। मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि बेटा ये सब कहाँ से आया, और तब मैं पापा से झूठ बोला कि मैं शहर से कमा के लाया था। उसी की वजह से मैं आज ये सब खड़ा कर रहा हूँ, ये बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ। हाँ, उसके साथ मुझे रात गुजारनी पड़ती थी। महीने में एक बार वो लड़की मेरे बिस्तर पर आती थी, पूरी रात पत्नी की तरह रहती थी, और मुझे चेतावनी भी देती थी कि देखो तुम अपना वादा मत तोड़ना, ऐसा जो सिलसिला है ना चलता रहेगा। अब हम तुम एक पति पत्नी की तरह है, आज दूसरा शादी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। जब मैं अपने बिजनेस खड़ा करते रहा हूँ, सब कुछ मेरे सपनों जैसे साकार हो गया है, और मेरे भाई भाभी सब देख करके जल रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहाँ से पा लिया। और वैसे ही धन मुझे अब दूसरा बार भी मिला था। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ, और तब मेरे पिता को चिंता होती है कि अब तो दिनेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो तेरी शादी ब्याह भी कर देना चाहिए। और तब मैं मना करता हूँ कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। मेरे पापा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लड़की ने जो बोला है वो करके दिखा सकती है। वो एक प्रेतात्मा है, एक तरह से शर्त में बंधा हुआ हूँ। लेकिन जो मेरे भैया भाभी थे ना, मेरे पापा को भड़काते रहते थे कि हमारे घर में कोई आज तक कुंवारा नहीं है, ये हमारे घर का नाक कटवा रहा है, कोई कुंवारा कैसे रह सकता है। आखिरकार मेरे पापा जिद पर आ गए थे और कहने लगे कि दिनेश, अगर तू शादी नहीं करता है ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे थे। मैं डर गया था। मैं उस लड़की को इंतजार करने लगा। महीने के दिन में आती थी। मैं अपने पापा से बोला कि बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और फिर मैं अपना फैसला बताऊंगा, कुछ वक्त दे दीजिए। आखिरकार महीने में एक बार वो लड़की मेरे घर में आती थी। अब मैं पूरा कहानी अपने पापा को जो वो बताते थे कि शादी करना पड़ेगा समझाता हूँ उसको। उस लड़की के मैं विनती करता हूँ कि देखो, मेरे पापा का जो इच्छा है मेरी शादी कराने का है। अगर मेरी शादी नहीं होती ना तो मेरे पापा जिंदा नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम इजाज़त दोगी तभी मैं अभी शादी कर पाऊंगा। लड़की जो थी रोने लगी, और फिर मैं उसको चुप कराता रहा कि शांत हो जाओ, रो मत रो मत, जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी तब तक मैं ये हाँ नहीं बोल सकूंगा। आखिरकार लड़की रोना बंद किया, और उसके बाद उसकी आंखें फिर वैसी हो गई थी, बिल्कुल लाल सुर्ख। मैं देख करके डर गया था। आवाज़ भी बदल गई थी, जितनी मीठी आवाज़ थी उसकी आवाज़ थोड़ा भारी हो गई थी। और तब कहने लगी, अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता दिनेश तो मैं तू छोड़ती नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा का अब जिंदगी का सवाल है, और इसलिए मैं तुम्हारा अब ये शर्त को तोड़ दे रही हूँ। तुम चाहो बिल्कुल शादी कर सकते हो, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। मैं उसको रोकता हूँ, मनाता हूँ कि नहीं, बिल्कुल हम मिल सकते हैं, मैं शादी करूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करूँगा, तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं,
तुम अपना घर बसाओ, शादी करो। जितना दिन हमें रहना था हम रह चुके। अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। अब मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। अब भूल करके उस घर में तो बिल्कुल मत आना। मुझे समझाती है और मैं रोने लगता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन कहती है कि नहीं, जितना दिन हमें मिलना था हम मिल लिए। मैं खुश हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर कभी आने वाला वक्त हमें मिलाने की कोशिश करेगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद जो लड़की चली गई ना, दोबारा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। मेरी शादी हो गया। पहले तो मैं अपनी पत्नी से थोड़ा सा अलग सा रहता था। मैं उस लड़की से जो प्यार करता था, लेकिन धीरे 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 मेरी पत्नी से प्यार नज़दीकियाँ बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब तक उसकी शक्ल न देखूं मेरा दिन का शुरुआत नहीं होता था। और आज भी मैं उस लड़की को इंतज़ार करता हूँ कि कम से कम एक बार तो आ जाती, मुझे देख लेती कि मैं किस हालात में हूँ, कैसे हूँ मैं उसका चेहरा मोहरा देखना चाहता था। लेकिन उसके बाद में वो लड़की मेरे जीवन में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिनेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी घटना को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।